हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स सेकंड पार्ट शुरुआत करने जा रहे हैं। फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर है प्रकाशिकी। पहले यूनिट की बात करें तो हमारा है प्रकाशिकी। ठीक है, इस प्रकाशिकी यूनिट में हम सबसे पहले टॉपिक की जो चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक अपवर्तन। देखिए, पुरानी बुक में कई एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी गई हैं, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बदला हुआ, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ कुछ चीज़ें कट गई। जैसे परावर्तन है, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, इस बार आपको नहीं पढ़ना है, तो हम सीधे सीधे अपवर्तन की शुरुआत करते हैं और अपवर्तन समझते हैं क्या है। ठीक है, तो कॉपी और पेन आप लोग लेकर बैठ जाइए, जिससे आप लिख सकें थ्योरी इसकी। अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे माध्यम में उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। जैसे प्रकाश किरण हमारा वायु से जल में प्रवेश करता है, जब जल में प्रवेश करेगा तो जल में जाने के बाद उसका वेग बदल जाएगा, यानी चाल बदल जाएगी और उसकी दिशा भी बदल जाएगी। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अपवर्तन, और जो परिभाषा मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अगर कोई हमारा ग्लास है पानी से भरा हुआ, उसमें एक सिक्का रख देते हैं और उस सिक्के को देखते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। वो जो दिखाई देता है वो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये अपवर्तन के कारण ही होता है। कोई कांच का ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक उसमें छड़ है, अगर एक छड़ ऐसे डाल देते हैं सीधा तो उसमें वो तिरछा दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन के कारण ही है। ठीक है, तो अपवर्तन के जो उदाहरण हैं, उदाहरण तो नहीं पूछा जाता है, तो इतना दो हमने बता दिया, काफ़ी है। हम आगे बढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम की बात करते हैं। अपवर्तन के नियम, कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठिए, जिसे जो भी बोला जाए आप लिख भी सकें उसी समय। अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम अपवर्तन को इस प्रकार से कुछ चित्र की सहायता से भी समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि एक माध्यम ऊपर की तरफ है, पारदर्शी माध्यम 1, और इधर भी एक माध्यम हमारा है पारदर्शी माध्यम 2। एक माध्यम यह है, एक माध्यम यह है। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण ऐसे तिरछा आकर इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, यानी इस पर आकर आपतित होता भी। ठीक है, जब ये आपतित होगा तो ये जब दूसरे माध्यम में अब जा रहा है तो नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा, सर ये सीधे ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, आपको लगेगा ये सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगा। यही तो अपवर्तन है। ये क्या होगा? थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक जाएगा, हट जाएगा। अब अपने रास्ते से हटने के लिए ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। आप भी सोच सकते हैं अपने रास्ते से भटक जाने का मतलब क्या है? अपने रास्ते से भटकने का मतलब चाहे इधर की तरफ चला जाए, चाहे इधर की तरफ चला जाए। ठीक है ना? तो ये किस बात पर, उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे कि इधर मुड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं प्रकाश किरण ऐसे चला गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित या आपाती किरण। इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब का मतलब होता है
90 अंश पर खींची गई रेखा, थोड़ा सा गलत हो रहा है ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि ये अभिलंब की तरफ देखिए झुका हुआ या अभिलंब से दूर गया है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इस दिशा में ना जाकर के अभिलंब की तरफ ये क्या हुआ? झुक गया है। तो अगर अभिलंब की तरफ झुक गया है तो कब अभिलंब की तरफ झुकेगा और कब अभिलंब से दूर जाएगा? तो एक चीज़ यहाँ पर रफ में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर आर्टिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब विरल से सघन में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको जरूरत पड़ती रहेगी इसकी, तो नोट डाउन कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना हमने बता दिया, तो इसके नियम की हम बात कर रहे थे। नियम बड़े आराम से याद हो सकता है। ये चित्र आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अगर ये चित्र क्लियर है तो देखिए पहला नियम है, समझ लीजिए फिर लिखवाते हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हमारा क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। तथा आपतन बिंदु पर क्या? अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हमारा हो गया। जल्दी से लिख लीजिए, हेडिंग डालिए अपवर्तन के नियम। नंबर 1 लिखिए, आपतित किरण कमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम नंबर 2 लिखिए। चलिए नंबर 2 में पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे, यह चित्र भी आपको बनाना है। अब एक काम करते हैं, एक बात ये समझते हैं, ये कोड क्या है? ये जो कोड बना है इसे आई से डिनोट कर देते हैं और इस कोड को आर से डिनोट कर देते हैं। इसे कहा जाता है आपतन कोड, आपतन कोड। इसे कहा जाता है अपवर्तन कोड, अपवर्तन कोड। ठीक है ना? तो दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। दूसरा नियम है, लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, आपतन कोण आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, नियत होता है। ठीक है, अर्थात ये लिख लीजिए साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियत या नियतांक। अब जल्दी से ध्यान दीजिए, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1n2। अभी बता रहे हैं क्या है, और बराबर n2 बटे n1। जहाँ 1n2 मैं लिख दे रहा हूँ, जहाँ 1n2 यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि, सॉरी गलत हो रहा, जहां 1n2 पहले माध्यम के
सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इतना जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। अपवर्तनांक एक नया शब्द आपको मिला है, अभी इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। वो चित्र भी बना लीजिए, ये सब कीजिए पूरा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक काम और कीजिएगा, ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ये वीडियो, जिसे देख पाएँ। जो लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, स्कूल अभी नहीं खुल पा रहा है, तो आपकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा लगातार। और हमारी कोशिश है कि पूरा का पूरा सिलेबस हम ख़त्म करें इस पर भी। और अगर क्लासेस चलेंगे तो अच्छी बात है, स्कूल में भी चलेगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दोनों नियम हम लोगों ने पढ़ लिया, चित्र भी हमने बना दिया है। अब हम एक और बात कर लेते हैं। अपवर्तन के नियम तो दो ही होते हैं, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपवर्तन की जब घटना घटित होती है तो क्या क्या चीज़ बदल जाता है, क्या क्या चीज़ नहीं बदलता है। जैसे ये प्रकाश किरण आया, इधर चला गया, तो हमने देखा क्या क्या बदला, वेग बदल गया, दिशा बदल गया, दो चीज़ बदल गई। और क्या बदलता है? जो चीज़ बदलता है, वेग, दिशा और तरंग दैर्घ्य, ये बदल जाता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है। तीसरा नियम चाहे तो आप लिख सकते हैं, नंबर 3 करके लिख लीजिए। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, अब एक बात और आपको हम समझा दें। जैसे अभी यहाँ पर आप लोगों ने लिखा, विरल से सघन में जाएगा तो अवलंब की तरफ झुकेगा, सघन से विरल में जाएगा तो अवलंब से दूर हटेगा। बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें और भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारा ये माध्यम है, अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है, तो अपवर्तनांक से हम कैसे जानेंगे कौन सघन है कौन विरल है? जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो सघन है, ठीक है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो क्या माना जाएगा? सघन माध्यम माना जाएगा। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या होगा? विरल माध्यम माना जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए, इतने टॉपिक हो गया अपवर्तन। अब हम एक नया शब्द हमें मिला था अभी, अपवर्तनांक। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सॉरी, एक गड़बड़ हो रहा है। स्नेल का व्यापक रूप एक चीज़ लिखवा देते हैं, और स्नेल का व्यापक रूप एक बार आप रफली चाहे लिख लीजिए, अगर हेडिंग डाल चुके या काट दीजिए। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1n2 इक्वल टू, इसे n2 बटे n1 कह सकते हैं। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अपवर्तनांक हेडिंग काट दीजिए। यहाँ और लिख सकते हैं v1 बटे v2, और एक और लिखा जा सकता है λ1 बटे λ2, जहाँ पर v1 बटे v2 मतलब दोनों माध्यम में अलग अलग वेग है, λ1 लैम्डा2 क्या है? तरंग दैर्घ्य है। एक और मैं लिख दे रहा हूँ सूत्र, नोट करके इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी बराबर होता है c/λ। सॉरी, ये भी होता है, लेकिन ये वाला यहाँ नहीं हम पढ़ेंगे। भी बराबर हम c/n वाला पढ़ लेते हैं, जहाँ n अपवर्तनांक है, जहाँ n अपवर्तनांक है। देखिए, जो v बराबर c/λ लिखा था हमने, वो भी एक सूत्र होता है, लेकिन यहाँ पर हमें वो वाला सूत्र नहीं पढ़ना है, ये वाला सूत्र पढ़ना है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और इसके भी न्यूमेरिकल्स हम जल्दी ही करवाएंगे आपको, टॉपिक वाइज ही।
चलिए हेडिंग डाल लीजिए अब अपवर्तनांक। पहले अपवर्तनांक को समझ लीजिए फिर नोट कराते हैं क्या होता है। देखिए अपवर्तनांक जो हमारा है किसी माध्यम का एक विशेष प्रकार का गुण है। अपवर्तनांक किसी माध्यम का एक गुण है। जल है तो उसका अलग अपवर्तनांक रहेगा, वायु है तो अलग रहेगा, कांच है तो अलग रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक एक प्रकार का माध्यम का एक गुण है जो यह बताता है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना गुना अधिक या कम है। फिर से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण जल में जाता है तो जल में जाकर उसका वेग कुछ रहेगा, उस वेग अब कितना गुना ज़्यादा या कितना गुना कम है, किसके सापेक्ष, किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, तो इसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, अपवर्तनांक माध्यम का एक विशेष गुण है, माध्यम का एक विशेष गुण है, फुल स्टॉप। दूसरी लाइन में लिख लीजिए, अपवर्तनांक वह संख्या है, अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमें यह बताती है कि, जो हमें यह बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल अन्य माध्यम की तुलना में, अन्य माध्यम की तुलना में कितना गुना अधिक, कितना गुना अधिक या कम है, या कम है, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यन, इसे स्मॉल यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरी लाइन में अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार देख लीजिए फिर लिखवाते हैं। देखिए अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। जब हम निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष अगर निकाला जाएगा तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, और किसी माध्यम के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक को इस प्रकार से कुछ डिनोट किया जाता है, n1, n2, n3 ऐसे करके, और जब सापेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाती है तो 1 n2 कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें लिखिए निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे क्रमशः इसे n1 n2 से प्रदर्शित करते हैं, n1 n2 से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हेडिंग डाल लीजिए सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें लिखिए किसी माध्यम के सापेक्ष, किसी माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम, किसी माध्यम के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को, किसी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1 n2 या ANG से प्रदर्शित करते हैं, 1 n2 या ANG से प्रदर्शित करते हैं। ANG का मतलब A मतलब एयर, G मतलब ग्लास, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, चलिए अब हम कुछ चीज़ों को और पढ़ते हैं। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? केवल न्यूमेरिकल। अभी तक जितना पढ़ा रहे हैं सब न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो सब सूत्र याद होना चाहिए और आराम से कर पाएंगे। तो देखिए रिवर्सिबिलिटी क्या है? देखिए मान लेते कोई प्रकाश किरण ऐसे इस माध्यम से, माध्यम 1 है, इस माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है,
माध्यम 2 में जाता है। ये हमारा मान लेते हैं अभिलंब है। एक बात मुझे कोई बताएगा कि कमेंट में करके बताइएगा, माध्यम 1 का अपोतनांक ज़्यादा है या माध्यम 2 का? ऐसे केवल चित्र जैसे हमने बनाया इतना ही देखकर आपको बताना है, 1 का अपोतनांक ज़्यादा है कि 2 का ज़्यादा है। कमेंट करके बताइएगा, हम अभी नहीं बता रहे, अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं आई है और ये मान लेते हैं आर है। इस चित्र के अनुसार अगर हम स्नेल का नियम लगाएं तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं? 1n2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1n2 लिखा जा सकता, समीकरण नंबर 1। अब मान लेते हैं रिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर प्रकाश के उल्टा इसका चल रहा था, यानी इधर से जा रहा था और इस माध्यम में, यानी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा था। अब आपतन कोण आर हो गया ना, तो इसे हम साइन आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन आर और बटे साइन आई लिखेंगे, क्योंकि अपोतन कोण अब आई हो गया। क्योंकि हम इधर से हम सोच रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2n1 लिखेंगे। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर क्या मिलेगा हमें? देखिए, साइन आई बटे साइन आर और गुणे साइन आर बटे साइन आई बराबर 1n2 और गुणे 2n1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी 1n2 और गुणे 2n1 इक्वल टू 1। ये हमारा एक सूत्र बन जाता है। इस सूत्र को जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आते हैं और बना बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से ये चित्र भी बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा। हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं किसी और रूप में। चित्र आपको समझ में आना चाहिए, उम्मीद करते हैं आ भी रहा होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करें। अगर तो 1n2 इक्वल टू 1/2n1, एक सूत्र ये भी बना। लेकिन ये अलग कोई सूत्र नहीं है कि आप ये भी रटिए ये भी रटिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप क्या दिमाग लगाना है? अगर अपोतनांक को इस प्रकार से कोई अपोतनांक लिखा गया, उसको हम बटे में लेकर जाएंगे तो क्या होता है? ये दोनों आपस में बदल जाता है। देखिए 1n2 था, 2n1 हो गया। यानी अंश से हर में या हर से अंश में लेकर जाएंगे तो ये गिनती आपस में क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक? चलिए, यदि 3 माध्यम है, यदि 3 माध्यम है, अगर 3 माध्यम है तो क्या बनेगा? 1n2 गुणे 2n3 और गुणे 3n1 इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये हमारा एक सूत्र बन जाता है। अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से ये भी सूत्र मिला हुआ है। रटने की आवश्यकता एक भी नहीं है आपको, ना ये और ना ये और ना ये, केवल आपको समझना है। जब 2 माध्यम रहेंगे, मतलब चक्रीय क्रम में 1n2 2n3 3n4 4n5 और 5n1 चक्रीय क्रम में अगर चल रहा तो उसका गुणनफल हमेशा 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी दिख रहा 2 के लिए, 3 के लिए भी हो गया। अगर अंश से हर में लेकर जाएंगे या हर से अंश में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? ये बदल जाएगा आपस में। 1n2 क्या हो जाएगा? 2n1 हो जाएगा। और एक सूत्र हम बना सकते हैं, उस सूत्र को भी जानना आवश्यक है। देखिए, अगर या यहीं से मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, 2n3 इक्वल टू क्या होगा? 1/1n2 और गुणे 3n1। इसको और इसको हमने पक्षांतर कर लिया है। मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये एग्जाम में ऐसे बनाने के लिए बहुत कम आता है, न्यूमेरिकल से ज़रूर आते हैं। इसे लिखा जा सकता है, इस 1n2 को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में आएगा? 2n1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2n1 और यहाँ पर बटे में क्या है? 3n1। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसको ऊपर लेकर जाए, इसको नीचे लेकर आए, वो एक ही बात है। जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1n3 और बटे 1n2, ये 2n3 बराबर हो जाएगा। ये भी एक प्रकार का सूत्र बन गया, जो कि ये भी नहीं रटना है, आपको केवल समझना है। ठीक है। तो आपके पास सूत्र एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। वो समझना कैसे? देखिए, जब कभी भी कुछ इस प्रकार से कोई अपोतनांक दिया गया हो, ठीक है, और हम उसे बदलना चाहते हैं तो जो बाद वाला इसे अंश में लिखिए और जो पहले वाला उसे हर में लिखिए, और यहाँ पर इक्वल कोई भी बराबर लिख दीजिए। जैसे मैं आपको एक लिख दे रहा हूँ, WNG यानी वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपोतनांक। वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपोतनांक आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? NG बाद वाले को ऊपर लिख लीजिए और NW को पहले लिख लीजिए। ठीक। अब यहाँ पर AA लिख दीजिए,
यानी एयर लिख दीजिए। ये अपने हम क्वेश्चन के अनुसार करेंगे हम लोग देख करके, जैसा क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल्स जैसा रहेगा उसके अनुसार ये लिखा जाता है। और बहुत आता है इस पर आधारित क्वेश्चंस, मैं आपको कराऊंगा भी। आज हमारा पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम इतना ही पढ़ाएंगे और अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे और न्यूमेरिकल्स करा करके थ्योरी फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पर आधारित अगले में हम न्यूमेरिकल ढेर सारा कराएंगे। आप ईमानदारी से समझ लीजिए, ये सूत्र आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, फिक्स है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए, जिससे आपकी तैयारी भी बेटर हो सके। धन्यवाद।